दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में दूरी तथा विस्थापन को हम लेंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। वैसे देखा जाए तो विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी होती है, पर क्या डिफरेंसेस हैं मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं हूं डीके कारपेंटर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विज्ञान फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक के नोट्स आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, साथ ही मेरे फेसबुक पेज पे भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे क्योंकि ये जो परिभाषा है या कुछ भी मैंने जो लिखा है वो पूरा नहीं लिखा है, क्योंकि आपको इसके नोट्स एंड में वीडियो के मिल जाएंगे आपके लिए। अभी तो मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों दूरी तथा विस्थापन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि, तो आज मैं आपको इसको एक अंतर मतलब डिफरेंस की तरह बताऊंगा ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। देखिए सबसे पहले परिभाषा को समझते हैं दूरी और विस्थापन की। दोनों की दो परिभाषाएं हैं, जो भी आपको समझ में आए वो आप लर्न कर लीजिएगा। दूरी की परिभाषा क्या है कि निश्चित समय में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा है कि किसी वस्तु के द्वारा चली गई कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी। मतलब वस्तु ए बिंदु से, मान लीजिए कि वस्तु ए बिंदु से चली, ए से वो बी पर गई, बी से सी पर गई, सी से डी पर गई, डी के बाद ई पर, और इस प्रकार वापस से सी पर आ गई, फिर वापस ए पर आ गई। तो इस प्रकार जो वस्तु के द्वारा चली गई कुल लंबाई है, इस मार्ग की लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी। मतलब यहां से लेकर यहां तक हमें पूरी लंबाई को लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 और ये 3, तो हमें पूरा का पूरा ही जोड़ना पड़ेगा। ये पूरी डिजिट्स, पूरी दूरियां हमें ऐड करनी पड़ेगी। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ये सारी दूरियां, जैसे 2 + 2 + 2 6, 8, 11 और 14, मतलब वस्तु द्वारा चली गई दूरी होगी 14 मीटर। तो ये कुल मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। अब विस्थापन को देखिए अच्छी तरह से। अब यहां पर आ जाइए, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब यहां पर केवल एक चेंज है कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। इसके लिए इसका मतलब यह हुआ कि विस्थापन के लिए दिशा जरूरी है। इसका मतलब यह सदिश राशि है। नेक्स्ट परिभाषा है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। आगे दोस्तों मैं एग्जांपल से आपको इनको समझाऊंगा। देखिए अब दूरी, देखिए दूरी का मान हमेशा ही धनात्मक होता है। कैसे? क्योंकि समय के साथ दूरी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा दूरी बढ़ती जाएगी। हम ए बिंदु से चले, बी पर चले, बी से सी, सी पे डी, इस प्रकार समय के साथ दूरी, मार्ग की लंबाई बढ़ती जाएगी, तो इसका मान हमेशा धनात्मक या पॉजिटिव होता है। बट विस्थापन का मान धनात्मक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और साथ ही शून्य भी हो सकता है, मतलब जीरो। कैसे? वस्तु ए से चली बी तक, बी से गई सी तक और वापस ए पर आ गई, तो यहां पर वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के मध्य की दूरी तो जीरो हुई, क्योंकि वस्तु ए से चली थी और वापस भी ए पर ही है। इसका मतलब यहां पर विस्थापन जीरो है। लेकिन अगर दूरी की बात करें तो ए दूरी हमें नापनी पड़ेगी, मतलब ए बी दूरी, बी सी दूरी और ए सी दूरी, ये तीनों को ऐड करेंगे तो ए बी, बी सी और ऐसी को ऐड करने पर हमें कुल दूरी प्राप्त होगी। मतलब विस्थापन का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। नेक्स्ट है दूरी एक अदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। लेकिन विस्थापन सदिश राशि है, जैसे उसकी परिभाषा से हमें पता चला कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। मतलब ये सदिश राशि है और इसके लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हमें पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है समय के साथ दूरी का मान बढ़ता जाता है, मतलब दूरी समय के साथ बढ़ती जाती है। हम कितनी लंबाई तक चले, कितने देर तक चले, तो दूरी उतनी ही ज़्यादा मापी जाएगी। जैसे हम ए से चले बी तक 4 मीटर, ठीक है, वहाँ से चले सी तक 6 मीटर, वहाँ से चले डी तक 7 मीटर, तो ये दूरी तो समय के साथ ऑटोमेटिक ही मान इसका बढ़ रहा है, समय के साथ दूरी का मान बढ़ता है। बट अगर विस्थापन की बात करें तो समय के साथ विस्थापन का मान कम भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, कोई वस्तु है ए से चलकर बी तक जाती है 4 मीटर दूरी तय करके, उसके बाद सी तक जाती है, ठीक है। अब यहां पर उसने दूरी कुल 7 मीटर तय की, बट यहां से अगर विस्थापन देखें तो उसका विस्थापन 5 मीटर है। लेकिन अगर वस्तु सी से चलकर
वापस डी तक जाती है और डी से वापस से ए तक आ जाती है, तो यहां पर वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। तो विस्थापन का मान समय के साथ शून्य भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, बट दूरी का मान समय के साथ हमेशा ही बढ़ता है। अगला बिंदु है दोस्तों कि दूरी का मान प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के साथ, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के साथ इस पथ पर मतलब इस मार्ग पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हम इस मार्ग के द्वारा ही हमें पता चलता है कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का मान प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है, इस मार्ग पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि दोस्तों विस्थापन, अगर हम इस डायग्राम में विस्थापन को मापें तो हम क्या मापेंगे, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, हम सिर्फ इसी को देखेंगे। ये वस्तु कितनी दूरी तय करके यहाँ पहुंची, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति से ही मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि विस्थापन जो है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, इस मार्ग पर निर्भर नहीं करता, मतलब पथ पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों आगे कुछ एग्जाम्पल है जिनके थ्रू हम इसको और अच्छी तरह से अभी समझने वाले हैं। देखिए अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं ताकि आपको दूरी और विस्थापन और भी आसानी से समझ में आ जाए। देखिए पहला एग्जाम्पल, कोई वस्तु है जो ऐसे चलकर बी तक जाती है 4 मीटर दूरी तय करके, और बी से चलकर सी तक जाती है 3 मीटर दूरी तय करके। मतलब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ए है और अंतिम स्थिति सी पर है, मतलब वस्तु ऐसे चलकर सी पर स्थिर है। तो इस स्थिति में हम दूरी और विस्थापन निकालेंगे। तो दूरी मैंने आपको बताया, तय की गई कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो यहां पर जो वस्तु ने तय की गई कुल लंबाई है वो है 4 मीटर प्लस 3 मीटर बराबर 7 मीटर। तो दूरी तो आएगी 7 मीटर। अब विस्थापन की बात करते हैं कि विस्थापन कितना होगा। तो दोस्तों एक सरल रेखा में गति हो रही है और हमें केवल वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति देखनी है, मार्ग से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि यहां पर एक सरल रेखा है, इसका मतलब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ए है और सी है जो एक सरल रेखा पर है, तो यहां पर भी हमें विस्थापन के लिए 4 मीटर प्लस 3 बराबर 7 मीटर। मतलब इस डायग्राम में, अगर इस एग्जांपल में आप देखो तो वस्तु की दूरी और विस्थापन दोनों ही समान है, क्योंकि सरल रेखा में वस्तु की गति है। दोस्तों एग्जांपल 2 से सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर दूरी। अब दूरी देखिए, ए बी दूरी और बी सी। तो दूरी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी दूरियों को अगर हम ऐड करें 4 प्लस 3 बराबर 7 मीटर। ठीक है, क्योंकि दूरी वो होती है वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं, जो है 4 मीटर चली वस्तु, उसके बाद 3 मीटर, इसका मतलब कुल चली वो 7 मीटर। तो इसकी दूरी यहाँ पर 7 मीटर होगी। इसी प्रकार अब हम देखते हैं इसका विस्थापन। अगर दोस्तों बोथ एंड प्रमेय का यूज किया जाए और इसको समकोण त्रिभुज माना जाए तो 4 मीटर और 3 मीटर, तो इसका विकर्ण आ जाएगा 5 मीटर। और विस्थापन के लिए हमें देखना है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति ए, वस्तु की अंतिम स्थिति सी, और इन दोनों के बीच की दूरी है 5 मीटर। इसका मतलब यहां पर इस एग्जाम्पल में वस्तु में विस्थापन कितना है, 5 मीटर, जबकि दूरी कितनी है, कुल 7 मीटर। तो यहां पर विस्थापन और दूरी अलग अलग है, जबकि यहां पर विस्थापन और दूरी एक समान थे। अब देखते हैं दोस्तों अगला उदाहरण। यहां पर वस्तु ऐसे चलती है और 20 मीटर दूरी तय करके वापस ए तक पहुंचती है। तो हमें यहां पर ज्ञात करना है दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है। तो दोस्तों वस्तु 20 मीटर की दूरी तय करके वापस ए बिंदु तक पहुंचती है, इसका मतलब इसमें कुल चली गई दूरी होगी इसकी 20 मीटर, मतलब दूरी का मान है यहां पर 20 मीटर। लेकिन विस्थापन, अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन होगा यहां पर 0। ऐसा क्यों, क्योंकि वस्तु जहां से चली थी ए बिंदु से अभी वहीं पर है ए बिंदु पर, तो दोनों के बीच की दूरी शून्य है, मतलब दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं है। जहां से वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति का बिंदु एक ही है, इसका मतलब यहां पर विस्थापन 0 होगा।